कोई दिन पूरा नहीं होता और कोई तारीख मनहूस नहीं होती। हमारा अमल इसे अच्छा या मनहूस बनाता है, या फिर सैयारों की गर्दिश और सितारों की चाल ये पेशगोई करती है कि बदतरी या बेहतरी पेश आने वाली है। बेहतर अमल से बदतर हालात का मुकाबला किया जा सकता है। और ये तो सरना और शी तारा की ज्योतिष विद्या ने पहले ही बता दिया था कि 3, 13 और 23 तारीखें अगरचे पारस पर भारी पड़ने वाली हैं, तो इनका रद्द-ए-अमल तारा पर भी पड़ेगा। बचाव की एक सूरत ज्योतिष विद्या ने बताई थी कि शी तारा पारस से दूर रहे, उसे करीब आने का मौका न दे। लेकिन ठीक आधी रात को जब 12 तारीख 13 में बदल गई थी, तब सरना ने पारस को अपाहिज बनाने के इरादे से होटल का रुख किया था। जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी ने लैला से रब्ता करके ये बता दिया था कि सरना, शी तारा, मरीना और जेरी होटल के सामने वाले बंगले में है। लैला ने यह रिपोर्ट पारस को दी। उसने फ़ौरन कमरा तब्दील कर लिया। फिर इसके बाद वही हुआ जो उनकी ज्योतिष विद्या ने बताया था कि 13 तारीख को कोई भूल चूक होगी तो ये तारीख शी तारा के लिए भी मनहूस साबित होगी। बहरहाल 13 तारीख की वो सुबह तलू हो गई। सबसे पहले पैपे सरना की आंख खुली। वो इब्तदाई चंद लम्हात में खाली ज़हन रहा। निगाहों के सामने एक दीवार नज़र आ रही थी। वहाँ 13 का एक बड़ा सा हिंदसा लिखा हुआ था। इस हिंदसे को पढ़ते ही बैक वक्त शी तारा और पारस की याद आई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। तब पता चला कि वो कड़कड़ाती सर्दी में नंगा है। सिर्फ एक लंगोट ने उसकी शर्म रखी हुई है। वो उछलकर खड़ा हो गया। उसके सीने पर और पुश्त पर भी 13 का हिंदसा लिखा हुआ था और वो फुटपाथ पर खड़ा हुआ बुरी तरह बौखलाकर कभी दाएं बाएं कभी आगे पीछे देख रहा था। सुबह का वक्त था। राहगीर बराए नाम थे और जो भी थे वो उसे हैरत से देखते हुए गुजर रहे थे। कभी उसके बदन पर लिखे हुए नंबर को बुलंद आवाज से पढ़ते 13, 13, 13, 13, 13, 13। वो वहां से भागने लगा। इस वक्त दूर तक बचे नहीं थे, वरना हाथों में पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़ते। वो दौड़ता हुआ एक हमाम में आकर घुस गया। हमाम के मालिक ने परेशान होकर कहा, ए तुम कौन हो? क्या पागल खाने से आए हो? इतनी सख्त सर्दी में नंगे नहाने आए हो? वो आजिज़ी से दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझे इस हाल को पहुँचाया है। मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ। तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मुझे स्टीम बाथरूम में पहुँचा दो और कोई लिबास ला दो। वो उसे एक तरफ चलने का इशारा करते हुए बोला, इधर आओ। मैंने तुम्हारे जैसे डींगे मारने वाले दौलतमंद भिखारी बहुत देखे हैं। मुझे मालो दौलत का लालच ना दो। मैं सिर्फ एक इंसान की हैसियत से मेहरबानी कर रहा हूँ। वह एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक कर बोला, अंदर जाओ, तुम्हें एक लिबास मिल जाएगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। निगाहों के सामने एक बड़ा सा हॉल था। हर सू गर्म भाप सी दिखाई दे रही थी, जिसके बायस पूरे हॉल का मौसम गर्म हो गया था। कई लोग भाप से नीम गुसल कर रहे थे। वो भी आराम से सीमेंट के एक छोटे से चबूतरे पर लेट गया। जान को ज़रा आराम और दिमाग को ज़रा सुकून मिला तो वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? हमारी इतनी ज़िल्लत हो सकती है? कोई हमारे बदन के कपड़े उतार सकता है? ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या दुश्मनों ने मेरी बहन के साथ भी? बहन की याद आते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बेख्तियार उसे आवाज़ दी, शी तारा। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। स्टीम बाथ लेने वाले लोग चौंक कर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो आवाज़ बाहर तक गई थी। हॉल का दरवाज़ा एक झटके से खुला। हमाम का मालिक एक मुलाजिम के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या बात है, अभी किसने चीख मारी थी? वहाँ सबने सरना की तरफ उंगली उठाई। सरना ने चबूतरे से उठते हुए कहा, मैं अपनी बहन को पुकार रहा था। मालिक ने पूछा, तुम्हारा दिमाग चल गया है? मर्दों के हमाम में बहन को पुकार रहे हो? दरअसल वो मेरे साथ थी। वो तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम हमाम में अकेले आए हो। अरे मैं हमाम की बात नहीं कर रहा। उसकी बात अधूरी रह गई। एक पुलिस अफसर 3 सिपाहियों के साथ अंदर आकर हमाम के मालिक से बोला, क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? जी हाँ, ये पहाड़ जैसा जवान कहीं से लंगोट पहने भागता हुआ आया है। मुझे तो पागल लगता है। अफसर ने सरना के करीब आकर पूछा, तुम कौन हो, नाम बताओ। वो बोला, मेरा नाम। वो सोचने लगा, उसे नाम नहीं याद आ रहा था। मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसे ताबेदार बनाया था और ये हुक्म दिया था कि वो अपने मुतल्लिक तमाम बातें याद रखेगा, लेकिन वो बातें ज़ुबान पर या कागज़ पर लाते वक्त भूल जाया करेगा। बहन को तन्हाई में देखकर पहचान लेगा, लेकिन दूसरों के सामने भूल जाएगा। उसे पहचानने से इनकार कर देगा। अफसर ने पूछा, रुक क्यों गए? अपना नाम बताओ। वो फिर याद करने के अंदाज में बोला, जी मेरा नाम वो है। क्या कहते हैं वो? अच्छा, तो तुम्हारा नाम वो है? वो तो बड़ा अजीब सा नाम है। बहरहाल किस मुल्क से आए हो? इस शहर में कहाँ क्याम कर रहे हो? वो दोनों हाथों से सर को थाम कर याद करने लगा। मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक उसे याद आया कि वो बहन के साथ ज़ाती त्यारे में लंदन से आया है। उसने मुंह खोलकर यह कहना चाहा, मगर कहने से पहले भूल गया। अटकते हुए बोला, मैं वहाँ से आया हूँ। वहाँ से का क्या मतलब है? आखिर कहाँ से आए हो?
मुझे अभी मुल्क और शहर का नाम याद था। ज़रा 1 मिनट, मैं अभी याद करके बताता हूँ। वो सब उसे घूर कर देख रहे थे। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रहा था, मुझे याद है मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, बहन के साथ कहाँ काम कर रहा हूँ, सब याद है, सब मेरे दिमाग में है, मगर ज़ुबान पर नहीं आ रहा है। अफसर ने कहा, मैं एक आखिरी बात पूछता हूँ, और यह ऐसी बात है जो दुनिया के हर होशमंद को याद रहती है। बोलो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? सरना ने सीना तान कर बड़े जोश से कहा, मेरे बाप का नाम? जोश ठंडा पड़ गया। बाप का नाम भी याद नहीं आ रहा था। वो पेशानी पर हाथ मार मार कर याद करने की कोशिश करने लगा। अफसर ने पूछा, तुम्हारा कोई बाप है भी या नहीं? वो घुरा कर बोला, माइंड योर लैंग्वेज, मैं इज़्ज़तदार शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इतना दौलतमंद हूँ कि मेरा ज़ाती त्यारा भी है। क्या त्यारा घर में छोड़ कर आए हो? मेरा मजाक ना उड़ाओ। मुझ पर जो गुजरी है उसकी वजह से अपसेट हो गया हूँ। मुझ पर शुबा है तो अपनी कस्टडी में रखो। मैं कुछ देर आराम और सुकून हासिल करने के बाद आपके सवालात के जवाब दूंगा, फिर आप लोगों को अपने त्यारे में भी ले चलूँगा। अफसर ने कहा, ठीक है, कपड़े पहनो और हमारे साथ चलो। हमाम के मालिक ने एक जोड़ा मंगवाया। वो उसे पहनने के दौरान सोचता रहा, पता नहीं मेरी शी तारा कहाँ होगी। क्या फरहाद और पारस हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं और शी तारा पिछले बरसों में बड़े बड़े ममालिक के राज हासिल करते रहे, बैनुल अक़वामी सतह के मुजरिमों को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे, ख़तरनाक तंजीमों के कितने ही सरबराहों को खाको खून में मिला दिया। लेकिन ये कैसे दुश्मन है, सामने आने से पहले नंगा कर रहे हैं, सामना होने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। हौसला हारने और मैदान छोड़ने वालों में से नहीं था। ये समझ रहा था कि गुस्सा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अपनी तौहीन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। हमाम से बाहर आकर पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए बोला, मैं अपनी बहन के साथ 4 स्टार होटल के सामने वाले बंगले में था। प्लीज़ आप वहाँ चलें, हमारे तमाम ज़रूरी कागजात उसी बंगले में हैं। पुलिस वाले उसी तरफ जाने लगे। अफसर ने पूछा, कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, कल आधी रात के बाद पुलिस वाले हमारे बंगले में आए थे। उन्होंने हमें एक गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाया, फिर उस पिछले हिस्से को गैस चैम्बर बनाकर हमें बेहोश कर दिया। पुलिस वाले ऐसा कभी नहीं करते। जी हाँ, अपना ये हाल देखकर मुझे यकीन हो गया है कि वो हमारे दुश्मन थे, पुलिस की वर्दी में आए थे। कौन है तुम्हारे दुश्मन? कहाँ रहते हैं? वो टेलीपैथी जानते हैं, अपना पता ठिकाना किसी को नहीं बताते। उनके कुछ नाम तो होंगे? जी हाँ, उनके नाम नाम वो रुक गया। दिमाग में मेरा और मेरे बेटे का नाम था, लेकिन ज़ुबान तक आने से पहले वो भूल जाता था। उसने फरहाद और पारस के 2 नामों को ज़हन में अच्छी तरह नक्श किया, फिर जल्दी से ज़ुबान पर लाते हुए कहा, उनके नाम हैं फदहार और सरपा। कुछ अजीब से नाम हैं, उनके मुतल्लिक कुछ बताओ। वो और क्या बताता, उल्टे नाम बताकर परेशान हो रहा था। जल्दी से नामों को दुरुस्त करते हुए बोला, मुझसे उनके नाम गलत अदा हुए थे। दरअसल उनमें से एक का नाम हरफाद और दूसरे का नाम परसा है। ये भी अजीब से नाम है। फिर सोच लो, मगर तुम क्या सोचोगे? तुमने तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। पुलिस की गाड़ी बंगले के सामने आकर रुक गई। सरना ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, अभी मेरे कागजात देखकर आपको मेरा नाम और मेरी ऊंची हैसियत मालूम हो जाएगी, लेकिन उसने बंद दरवाजे को देखकर कहा, लेकिन चाबी तो मेरे उस लिबास में थी जिसे वो उतार कर ले गए हैं। अफसर ने मालिक मकान को बुलाकर कहा, तुम्हारे पास दूसरी चाबी हो तो दरवाज़ा खोलो, वरना मैं कानूनी कार्रवाई के मुताबिक लॉक तोड़ दूंगा। सर, लॉक तोड़ दे, मेरे पास दूसरी चाबी नहीं है। सिपाहियों ने लॉक तोड़ दिया। वो सब अंदर आए। पिछली रात वो जिस हालत में बंगला छोड़ गए थे, तमाम सामान उसी हालत में नजर आ रहा था। सरना ने अपने बंगले में जाकर अटैची खोली। उसमें 10,000 रूबल थे और हर चीज़ थी, लेकिन पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स और दूसरे ज़रूरी कागजात नहीं थे। वो अफसर के साथ शीतारा के कमरे में आया। उसके सामान को चेक किया। उसके बैग में 25,000 रूबल थे, लेकिन उसके भी ज़रूरी कागजात नहीं थे। अफसर ने कहा, कागजात होंगे तो मिलेंगे। तुम्हारे जैसे बेशुमार जासूस और तखरीबकार चोर रास्तों से उज़्बेकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तुम लोग पासपोर्ट के बगैर तमाम मुल्कों की सरहदें पार कर लेते हो। मैं जासूस नहीं हूँ। दुश्मनों ने हमारे पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात गायब कर दिए हैं। दरवाज़ा बंद था, हम लॉक तोड़ कर आए हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा रूसी करेंसी रखी हुई है कि चोर पहले ही से चुराता। उसे तुम्हारे कागजात चुरा कर क्या मिलेगा? वो हमें परेशान कर रहा है। दुश्मन परेशान इस तरह नहीं करते। वो पासपोर्ट ना ले जाते, तुम्हें ले जाते और कत्ल कर देते। दुश्मन को तुम्हारे पासपोर्ट से क्या हासिल हो जाएगा? शैतान जान से नहीं मारता, हल्कान करता है। दुश्मन चाहते हैं मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहूं। अगर दुश्मन ऐसा चाहते हैं तो यह हज़ारों रूबल तुम्हारे लिए छोड़कर ना जाते। तुम इतनी रकम से यहाँ 1 माह तक ऐश कर सकते हो। अगर दुश्मन ने ऐसा किया है तो फिर वो दोस्त है। सरना ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। साबित यही हो रहा था कि दुश्मन ने कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद पागल या नीम पागल है, जिसे अपना नाम तक याद नहीं। वो बोला, जनाब, एक आखिरी मेहरबानी करें, मेरे साथ एयरपोर्ट चलें।
वहाँ चार्टर्ड तैयारों के शोबे से मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? अपना नाम और ज़ाती तैयारी का लाइसेंस नंबर बता दो, मैं अभी फ़ोन के ज़रिए तस्दीक कर लूँगा। मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मुझे अपना नाम, नंबर और सब कुछ याद है, लेकिन ये सब कुछ ज़ुबान पर लाने तक भूल जाता हूँ। तुम्हारी ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी, किसी की अकल तस्लीम नहीं करेगी कि अपना और अपने बाप का नाम भी हाफ़ज़े से ज़ुबान तक नहीं आ रहा है। एक सिपाही ने कहा, सर ये ज़ुबान से नहीं बोल सकता मगर कागज़ पर तो लिख सकता है। अफसर ने कहा, यह अच्छा पॉइंट है, चलो कागज़ पर लिखो। उसके सामने कागज़ और कलम रखा गया। वो कलम पकड़कर सोचने लगा। अपना नाम पैपे सरना अच्छी तरह याद था, उसने फ़ौरन ही लिख दिया, सर ने पैना। अफसर ने उसे पढ़कर पूछा, ये किस किस्म का नाम है, क्यों हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो? वो बोला, प्लीज़ मेरी वही आखिरी बात मान लो, एयरपोर्ट चलो। अच्छी बात है, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, चलो। सरना ने एक बैग में अपना एक जोड़ा और तमाम रूबल रखे, फिर उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगा। रास्ते में अफसर ने कहा, तुम बहुत ही कद्दे-आवर और खूबसूरत कसरती जिस्म के मालिक हो। मैं तुमसे मुतासिर हूँ, इसलिए इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, वरना तुम अब तक हवालात में होते। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। जल्दी मेरे हालात साजगार होंगे, फिर मैं तुम्हें इस शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बना दूंगा। ऐसी बातें ना करो, रिश्वत की बू आती है। वो एयरपोर्ट के उस शोबे में पहुंचे जो चार्टर्ड तैयारों के लिए मखसूस था। पुलिस अफसर ने वहां के इंचार्ज से पूछा, क्या आप इन साहब को पहचानते हैं? इनका एक ज़ाती त्यारा किसी हैंगर शेड में है। इंचार्ज ने सरना को गौर से देखते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है, इन्हें कहीं देखा है। मिस्टर, आपका नाम क्या है? अफसर ने कहा, इनके साथ प्रॉब्लम है, ये अपना नाम भूल गए हैं। आपके हैंगर में चंद ज़ाती त्यारे होंगे, आप उन त्यारों के कागजात निकाल कर देखें, उनमें से किसी एक त्यारे के कागजात में इनकी तस्वीर ज़रूर होगी। उस तस्वीर के हवाले से कागज़ पर इनका नाम लिखा होगा। इंचार्ज ने एक फ़ाइल निकालकर अफसर को देते हुए कहा, आप खुद ही चेक कर लें। फिल वक्त 3 अदद ज़ाती और चार्टर्ड त्यारे हैं, उन तीनों के कागजात इस फाइल में हैं। अफसर ने फाइल खोलकर देखी। सरना भी झुककर देखने लगा। पहले ही कागज़ पर पैपे सरना और शी तारा का नाम लिखा हुआ था। वो खुश होकर बोला, ऑफिसर यही है मेरा नाम और ये मेरी बहन का नाम है। अफसर ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, पागलों जैसी हरकतें ना करो। पैपे सरना इस शख्स का नाम है जिसकी यह तस्वीर है। ज़ाती त्यारे से ताल्लुक़ रखने वाले कागजात पर सरना का नाम था, लेकिन मैंने एक अजनबी शख्स की तस्वीर वहाँ लगवा दी थी और सरना की तस्वीर ज़ाया करा दी थी। ऐसी सूरत में ये कोई तस्लीम ना करता कि पैपे सरना उसका नाम है। वो बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरा नाम पैपे सरना है, ये मेरे त्यारे के कागजात हैं। इंचार्ज ने पूछा, ऑफिसर आप किस पागल को पकड़ कर ले आए हैं? हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि यह पागल है और मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। फिर वो फाइल बंद करते हुए बोला, एक और आखिरी मौका देता हूँ। ज़ाती त्यारे के कागजात पर पैपे सरना के दस्तखत हैं, वो सादा कागज़ लो और वही दस्तखत करके दिखाओ। सरना ने कागज़ कलम लिया। जो दस्तखत वो बरसों से करता आया था वो उसके जहन में नक्श थे, लेकिन कलम लेकर कागज़ पर झुकते ही भूल गया। याद नहीं आया कि दस्तखत किस हरफ से शुरू करे और किस हरफ पर उसका इख्तिताम हो। पुलिस अफसर कुर्सी से उठकर इंचार्ज से बोला, मुझे अफसोस है मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। दरअसल यह शख्स अपनी याददाश्त खो चुका है। वो सरना के साथ एयरपोर्ट से बाहर आया, फिर बोला, तुम्हारे खिलाफ किसी जुर्म का सबूत मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें पागल समझकर हिरासत में रखना चाहता था, लेकिन तुम नॉर्मल हो, तुम्हें सिर्फ भूलने की बीमारी है। मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद छोड़ सकता हूँ। ऑफिसर तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। तुम उसी बंगले में क्याम करो और सुबह शाम इस शहर में अपनी मौजूदगी की रिपोर्ट मुझे देते रहो। शुक्रिया ऑफिसर, मैं सुबह शाम तुम्हारे अहकामात की तामील करता रहूँगा। पुलिस अफसर उसे बंगले में पहुँचा कर चला गया। वो दरवाज़ा खोलकर सोचने लगा, कल रात तक हम 4 थे, आज अकेला रह गया हूँ। पता नहीं बाकी 3 कहाँ हैं। जैरी तो इब्तदा ही से नाकारा था। पता नहीं किसकी सिफारिश से उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया था और उसे टेलीपैथी सिखा दी गई थी। इतना ज़बरदस्त इल्म हासिल करने के बाद भी उसने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। सलमान ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे टेलीपैथी के इल्म से खाली कर दिया ताकि कोई दुश्मन उसे कभी हमारे खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। फिर उसके अमेरिका वापस जाने का बंदोबस्त करके उसे आज़ाद छोड़ दिया था। तीसरी मरीना थी। जब वो गफलत से होशमंदी की तरफ आने लगी तो उसने महसूस किया कि वो हिल रही है, जैसे झूला झूल रही हो। आहिस्ता आहिस्ता वो आंखें खोलने लगी। आंखें खुलते ही जो मंजर देखा, उसे देखते ही चीख निकल गई। वो ज़मीन पर थी, न आसमान पर, बल्कि फ़िज़ा में मौलिक थी। एक बहुत ऊंचे दरख्त की शाख पर रस्सी बंधी हुई थी और इस रस्सी से मरीना बंधी हुई लटक रही थी। सुबह का वक्त था। दरख्त के नीचे से कोई गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। चूंकि वो बुलंदी पर झूल रही थी इसलिए दूर तक देख रही थी। दूर इक्का दुक्का राहगीर नजर आ रहे थे। वो हलक फाड़ कर चीखने लगी, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे, बचाओ।
दूर से गुजरने वाले रुक गए, सर उठाकर आंखों के ऊपर हथेली का छज्जा बनाकर देखने लगे। फिर उस दरख्त के करीब आने लगे। वो लोग मुकामी जुबान में कुछ पूछ रहे थे और आपस में भी कुछ बोल रहे थे। वो ऊपर से चीख कर बोल रही थी, मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझती हूँ, पहले मुझे नीचे उतारो। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं चाहूँ तो कोई तुम्हें नीचे नहीं उतारेगा, तुम सारी ज़िंदगी यूं ही लटकते लटकते एक दिन मर जाओगी। वो दहशत ज़दा होकर खला में तक रही थी और मेरी बातें सुन रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके दिमाग में बोल रहा हूँ। तुम पै सरना की पनाहगाह में चली गई थी, शी तारा की मामूला और ताबेदार बन गई थी, ताकि मैं कभी तुम्हारी परछाई तक भी ना पहुंच सकूं। वह इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये ख्वाब है, मैं सो रही हूँ, तुम लटक रही हो। वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर पुकारने लगी, सरना तुम कहाँ हो? शी तारा, तुमने मुझ पर अमल किया था, फिर कोई दूसरा मेरे अंदर कैसे आ सकता है? मेरे पास आओ, मुझे यकीन दिलाओ कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। अपनी उंगली दांतों तले ला कर देखो। मैंने उसे मजबूर किया। उसने एक उंगली को दांतों के दरमियान लाकर चबा डाला। इसके साथ ही तकलीफ से चीखें मारने और तड़पने लगी। तड़पने के बायस फिजा में झूलने लगी। मैंने पूछा, यकीन आ गया कि जाग रही हो और मौत की गोद में झूल रही हो? वह तकलीफ से कराहती हुई बोली, हाँ हाँ, यकीन आ गया, आप मेरे पापा। मैंने उसके दिमाग को एक झटका दिया। वो इंतहाई तकलीफ की शिद्दत से हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह बिल्कुल नीम मुर्दा सी हो रही थी। दो अफराद ऊपर चढ़ गए थे और शाख से रस्सी खोलकर उसे ज़मीन पर पहुंचा रहे थे। एक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी आ गई। अस्पताल पहुंचने तक दिमागी तकलीफ किसी हद तक दूर हो गई थी। एक डॉक्टर उसे अटेंड कर रहा था। मैंने कहा, तुमने अपनी गंदी और दोगली ज़ुबान से मुझे पापा कहकर मुखातिब किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा किया। आइंदा कभी कोई रिश्ता जोड़ने की हमाकत करोगी तो हमेशा के लिए दिमागी मरीज़ा बना दूंगा। वो आजिज़ी से बोली, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, मगर आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ कि। मैंने कहा, आप क्यों कह रही हो? तुम तो मुझे दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाने के बाद हकारत से तू कहा करती थी। मैंने तुम्हें उसी वक्त समझाया था, गुरूर ना करो, कभी सर नीचा होगा तो फिर आप कहोगी। बेशक आपने समझाया था, मैं तो अब मुआफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रही हूँ और मैंने कसम खाई है कि तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। वो रोने लगी। अगरचे पत्थर दिल थी, फौलादी इरादे रखती थी, लेकिन निजात का रास्ता ना पाकर आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके दिमाग से चला गया। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था, कैप्सूल और गोलियां खाने को दी थी। फिर पुलिस अफसर से यह कहकर चला गया कि वो बयान दे सकते हैं। अफसर ने उसके करीब कुर्सी पर बैठकर पूछा, मैडम तुम कौन हो और किस मुल्क से आई हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरा नाम नमीरा है। उसे एहसास हुआ कि वह मरीना नाम के हरूफ उलट पलट कर चुकी है। उसने जल्दी से कहा, मुझसे गलती हो गई, दरअसल मेरा नाम नरीमा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम नरीमा है, तुम किस मुल्क से? वो बात काट कर बोली, नहीं, मेरा नाम नरीमा नहीं है, ठहरिए मैं अभी बताती हूँ। वो परेशान होकर सोचने लगी। उसे अपना नाम और अपनी ज़िंदगी की तमाम तफसीलात मालूम थी। वो कहना चाहती थी कि उसका नाम मरीना है, लेकिन कहने के लिए लब खोलते ही नाम भूल जाती थी। अफसर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपसेट हो, मैं बाद में सवालात करूँगा, चलो तुम्हें घर पहुँचा दूँ, कहाँ क्या है? वह डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आकर बोली, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, वहाँ एक 4 स्टार होटल है, उसके सामने सड़क के दूसरी तरफ एक बंगले में मेरी रिहाइश है। अफसर ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, इस शहर में सिर्फ 3 अदद 4 स्टार होटल हैं, मैं तीनों के सामने तुम्हें ले चलता हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मरीना को सब कुछ याद था। वो सोच रही थी, पता नहीं सरना, शीतारा और जेरी कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। वो गुजरते हुए मनाजिर को और राहगीरों को देखती जा रही थी कि शायद इनमें से कोई अपना साथी नजर आ जाए, लेकिन मायूस हो रही थी। एक 4 स्टार होटल के बाद दूसरे 4 स्टार होटल के सामने पहुंची तो उस बंगले को पहचान कर बोली, यही है, बस यहाँ रोक दो। सरना ने गाड़ी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। मरीना अफसर और 2 सिपाहियों के साथ गाड़ी से उतर रही थी। उसने सरना को देखकर पूछा, ए तुम कौन हो? इस मकान में तो मैं रहती हूँ। सरना ने कहा, तुम कौन हो और ये मकान तुम्हारा कैसे हो गया? क्या पुलिस वालों के साथ यहाँ कब्जा जमाने आई हो? अफसर ने कहा, मिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैडम के साथ बहुत जुल्म हुआ है, किसी ने इन्हें बांधकर दरख्त से लटका दिया, ये जहनी परेशानियों में मुब्तला है, हो सकता है ये अपना मकान पहचानने में गलती कर रही हो। वो बोली, हरगिज़ नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है ये मेरा मकान है, यहाँ मैं अपने शौहर, एक नंद और एक मुलाजिम के साथ रहती हूँ। सरना ने पूछा, तुम्हारे वो रिश्तेदार कहाँ हैं? तुम अकेली कहाँ से आ रही हो? इतने में मालिक मकान ने आकर पूछा, ये पुलिस वाले फिर क्यों आ गए? पहले दरवाजे का ताला तोड़ कर गए थे, अब क्या मामला है? सरना ने कहा, यह औरत मेरे मकान को ज़बरदस्ती अपना मकान कह रही है। मालिक मकान ने मरीना को देखा, फिर सरना से कहा, मिस्टर तुम्हें क्या हुआ है? यही तो तुम्हारी बीवी है, ये तुम दोनों का मकान है। मरीना चौंक कर बोली, ये मेरा शौहर नहीं है। सरना ने कहा, यह मेरी बीवी नहीं है। मालिक मकान बोला, लेकिन मकान किराए पर लेते वक्त तुमने कहा था कि यह तुम्हारी बीवी है। देखो मिस्टर, तुम सुबह से पुलिस वालों को भी परेशान करते रहो,
तुम्हें तो अपना नाम भी याद नहीं, मरीना बोली। मुझे भी अपना नाम याद है मगर मैं बता नहीं सकती। सरना ने कहा, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। मरीना ने पूछा, तुम्हारे साथ और क्या हो रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मकान के अंदर चलो, मैं अंदर की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मालिक मकान ने कहा, यह बेहतर है। तुम मियाँ बीवी को तन्हाई में अपने इख्तलाफात दूर करने चाहिए। जाओ और सुलह सफाई से काम लो। वो दोनों बंगले के अंदर आए। सरना ने दरवाजे को बंद किया। यूं तन्हाई मिलते ही मरीना ने खुश होकर कहा, अरे सरना, ये तुम हो? सरना ने आगे बढ़कर उसे आगोश में लेते हुए कहा, ओ मरीना, ये हमारे साथ क्या हो गया है? मेरी बहन बिछड़ गई है, पता नहीं वो कहाँ होगी। फिक्र ना करो, हम अभी बाहर निकल कर उसे तलाश करेंगे, वो ज़रूर मिलेगी। वो थोड़ी देर तक एक दूसरे की आगोश में गुम रहे। फिर सरना ने कहा, प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत वक्त मिलेगा, चलो पहले शीतारा को तलाश करें। वो अलग हो गए, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। बाहर मालिक के मकान और पुलिस वाले उनके मुंतज़िर थे। उनके सामने पहुंचते वो एक दूसरे को भूल गए। मैंने तनवीमी अमल के ज़रिए यही हुक्म दिया था कि वो, सरना और शीतारा, तन्हाई में एक दूसरे को पहचानेंगे, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में आपस के रिश्ते भूल जाया करेंगे। अफसर ने कहा, मैडम, मेरा ख्याल है आप दोनों में सुलह हो गई है। मरीना ने पूछा, सुलह कैसी? इस कमबख्त ने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया। सरना ने कहा, ए खबरदार, यह तुम्हारा नहीं मेरा घर है। मालिक मकान ने पूछा, क्या तुम दोनों मियाँ बीवी होने से इनकार करते हो? सरना ने कहा, 1000 बार इनकार करता हूँ। वो बोली, मैं 1,00,000 बार इनकार करती हूँ। मालिक मकान ने पुलिस अफसर से कहा, ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, हमें उल्लू बना रहे हैं। अभी मैंने खिड़की से झांक कर देखा था, ये दोनों मियाँ बीवी बनकर गले मिल रहे थे, और क्या बताऊँ क्या कर रहे थे। बाहर आकर फिर अजनबी बन रहे। अफसर ने पूछा, क्या यह सच है? सरना ने कहा, झूठ है। मरीना ने कहा, बिल्कुल झूठ है, मैं ऐसी आवारा नहीं हूं कि किसी के भी गले लग जाऊं। मालिक मकान ने अफसर से कहा, ये दोनों मुझे झूठा कह रहे हैं। मैं कहता हूं आप इन्हें फिर अंदर जाने का हुक्म दें। अफसर ने पूछा, अंदर जाने से क्या होगा? मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगा, प्लीज़ आप इन्हें हुक्म दें। अफसर ने हुक्म दिया, तुम दोनों अंदर जाओ और दरवाज़ा बंद करो। दोनों ने पहले एतराज़ किया, फिर अफसर का हुक्म मानना पड़ा। वो अंदर आए। फिर सरना ने दरवाज़ा बंद किया। तन्हा होते ही दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, फिर खुश होकर एक दूसरे से लिपट गए। वो बोली, तुम अभी कहाँ गुम हो गए थे? तुम भी तो कहीं गुम हो गई थी। मैंने तो कहा था कि पहले हम अपनी शीतारा को तलाश करेंगे। तो मैंने कब इनकार किया? मैं तो तुम्हारे साथ मकान से बाहर जा रही थी। फिर बाहर क्यों नहीं गई? मैं तो औरत हूं, अपने मर्द के साथ जाऊंगी, तुम मुझे बाहर ले चलो। वे एक दूसरे से अलग हो गए। सरना ने उसका हाथ पकड़ा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। दरवाजे के सामने कोई नजर नहीं आया। अफसर और सिपाही वगैरह खिड़की के पास खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही सरना ने मरीना का हाथ छोड़ दिया। मरीना ने नागवारी से पूछा, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? क्या लगते हो तुम मेरे? अफसर ने खिड़की के पास से आते हुए कहा, हमने सारा तमाशा देखा है, आखिर तुम दोनों ये नाटक क्यों कर रहे हो? वो दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि नाटक कर रहे हैं। अफसर बुड़बुड़ाता हुआ अपने सिपाहियों के साथ चला गया। मालिक मकान ने कहा, पता नहीं मैंने किन पागलों को मकान किराए पर दिया है। अगर तुम दोनों शराफत से मियाँ बीवी बनकर नहीं रहोगे तो मैं तुम में से किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगा। वो भी बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। सरना ने कहा, पता नहीं क्यों ये लोग हमें मियाँ बीवी कह रहे हैं। ये मालिक मकान कहता है कि तुम भी इसी मकान में रहती हो। दुरुस्त कहता है, मगर मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। हो या नहीं, आइंदा यहाँ रहने के लिए हमें यही रिश्ता जाहिर करना होगा, वरना ये हमें यहाँ रहने नहीं देगा। ये तो मैं शाम को सोचूंगी, अभी अपने साथी को तलाश करने जा रही हूँ। सरना ने दरवाज़ा लॉक करते हुए पूछा, तुम्हारा साथी कौन है? उसे सरना का नाम मालूम था, मगर वो नाम जुबान पर लाते लाते भूल गई। उसने कहा, मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है। अपने साथी को और अपना नाम जानती हूँ, मगर ये नाम बताने से पहले भूल जाती हूँ। यही मेरे साथ हो रहा है। मैं अपना और बहन का नाम जानता हूँ, मगर किसी को बता नहीं सकता। हम दोनों एक जैसे प्रॉब्लम में हैं। वो दोनों परेशानी से सोचते रहे, फिर सर झुकाकर दो मुख्तलिफ सिमतों में जाने लगे। उनकी मंजिल एक ही थी और एक दूसरे के सामने थी, लेकिन वह मंजिल छोड़कर भटकने जा रहे थे। लैला ने शीतारा को काबू में किया। पहले हम शीतारा और पैपे सरना को नहीं जानते थे। जब मरीना उनकी पनाहगाह में गई तब हमें उनके नाम मालूम हुए, लेकिन ये मालूम न हुआ कि वो कैसे कैसे गैर मामूली उलूम के हामिल हैं। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी और आमना फरहाद उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो रूहानी टेलीपैथी जानने वाले और नामालूम किस कदर दुनिया जहाँ की मालूमात रखते थे, और हमारी लालमी में बदी की कुव्वतों से लड़ते रहते थे। लेकिन हमें उनके मुतल्लिक उसी वक्त बताते थे जब बताना बहुत ज़रूरी होता। जब लैला ने अपने अमल के ज़रिए शीतारा को अपनी मामूला बनाया तब पता चला वो दोनों बहन भाई हमालिया की तराई से आए हैं। भाई फौलाद है, आत्मा शक्ति हासिल कर चुका है। दोनों बहन भाई इल्म नजूम और क्याफत शनासी में महारत रखते हैं। बहन चालाक है और टेलीपैथी जानती है। इन दोनों ने 6 बरसों में इतनी दौलत जमा कर ली थी जिसे शुमार नहीं किया जा सकता। वो हीरे जवाहरात की दीवानी थी। लंदन के एक खुफिया पनागाह के तहखाने में दुनिया के नायाब हीरे मोती छुपा कर रखती थी। दोनों ने इस अरसे में बड़े बड़े ममालिक के अहम राज मालूम किए।
और अहम शख्सियात की कमजोरियां दस्तावेजी सबूत के साथ रखी थीं। वो खतरनाक तंजीमों से बड़ी कामयाबी के साथ टकराते रहे और उन पर गालिब आते रहे। उन्होंने कदम कदम पर कामयाबियां हासिल करने के बाद हमारी तरफ रुख किया था। वो इब्तदा में खूब सोच समझकर हमसे दूर रहते हुए हमारी स्टडी भी करना चाहते थे और दूसरों को अलाकार बनाकर हमारी ताकत और हमारी हिकमत अमली को समझना भी चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्हें मरीना मिल गई थी। वह मरीना और जारी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसे वक्त ये भूल गए कि हम भी मरीना और जारी की वजह से उनकी जड़ों तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा और अब सोचने का वक्त गुजर चुका था। लैला ने तनवीमी अमल के दौरान पूछा, शीतारा, तुम उज़्बेकिस्तान क्यों आई हो? मैं पारस से निजात हासिल करने आई हूँ। उससे निजात किस तरह हासिल करोगी? मेरी विद्या कहती है पारस इस दुनिया से उठ जाए या मैं उसे कत्ल कर दूं तो फिर मेरे बेधर्म होने वाला मुकद्दर भी बदल जाएगा। तुम्हें बेधर्म होने का अंदेशा क्यों है? हमारे सितारे कहते हैं कि मैं पारस की ज़िंदगी में कदम रखूंगी, उससे मोहब्बत करूंगी और शादी करूंगी तो इन हालात में इस्लाम कबूल कर लूंगी और मैं अपना धर्म छोड़ना कभी नहीं चाहूंगी। उसे मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। क्या तुम सितारों की चाल के मुताबिक अपने अहम काम करती हो? हाँ, खुसूसन फरहाद और उसके बेटे के मामले में बहुत मोहतात रहती हूँ। जब तक ज्योतिष विद्या के इशारे अच्छी तरह ना समझ लूँ तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। क्या तुम्हारा इल्म ज्योतिष यकीन दिलाता है कि तुम पारस को कत्ल कर सकोगी? हाँ, हर माह की 3, 13 और 23 तारीखें पारस के लिए भारी हैं। इन तारीखों में सिर्फ मैं ही उसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ। क्या तुम्हारे इल्म ने यह नहीं बताया कि आज 13 तारीख जो शुरू हो चुकी है, इसके शुरू होते ही तुम बहन भाई को नुकसान पहुंचने वाला है। तुम दोनों ताबेदार बना लिए जाओगे। हमें नुकसान पहुंचने का इशारा मिल गया था, इसलिए मैंने तय किया था कि 13 तारीख को पारस से दूर रहूंगी। और जहाँ तक ताबेदार बन जाने की बात है तो हमारी विद्या ने यकीन के साथ बताया कि दुनिया का कोई आमिल 7 दिनों से ज़्यादा हमें ताबेदार नहीं बना सकेगा। और ये तो दुनिया के सारे आमिल जानते हैं कि जो मामूल फौलादी इरादों के मालिक होते हैं उन्हें चंद दिनों से ज़्यादा अपने ज़ेरे असर नहीं रखा जा सकता। ये दुरुस्त है, लेकिन हम 7वें दिन तुम बहन भाई पर फिर तनवीमी अमल करेंगे ताकि आइंदा 7 दिनों तक फिर ताबेदार बनकर रह सको। तुम्हारी विद्या सिलसिले में क्या कहती है? यही कि हम हर हाल में 8वें दिन किसी भी मनफी अमल से आज़ाद हो जाएंगे। 8वें दिन हमारे खिलाफ जितनी भी कोशिशें होंगी वो नाकाम हो जाएंगी। अब तो ये 1 हफ्ता बाद ही मालूम होने वाला था कि उनकी ज्योतिष विद्या किस हद तक दुरुस्त है। वैसे मैंने भी पैपै सरना पर अमल किया था तो उसने भी तनवीमी अमल के दौरान यही कहा। वो बहन भाई अपनी इसी विद्या के जरिए 6 बरस तक दुश्मनों से लड़ते और उन्हें जेर करते आए थे। फिलहाल लैला ने उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। तमाम अहम बातें उसके दिमाग में नक्श करने के बाद कहा, जब तुम तनवीमी नींद के बाद आंखें खोलोगी तो तुम्हें याद आएगा कि नकली पुलिस वाले सरना, मरीना और जारी के साथ तुम्हें भी अगवा करना चाहते थे, लेकिन तुम पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले वहां से भाग गई। सिपाहियों ने तुम्हारा ताक़ुब किया, लेकिन तुम छुपते छुपाते और बचते बचाते इस मकान में आकर उस बिस्तर पर गिर पड़ी जहां तुम्हारी आंख खुली है। ये बातें उसके दिमाग में नक्श करने के बाद उसने उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। वो सोती रही, बड़े आराम से गहरी नींद के मज़े लेती रही, हत्ता कि 13 तारीख की सुबह हो गई। फिर आंखें खुल गईं। उसने छत को तकते हुए सोचा, मैं कहाँ हूँ? उसने दाएं तरफ सर घुमाकर देखा। दीवार पर कैलेंडर था और कैलेंडर पर 13 लिखा हुआ था। तब उसे पारस याद आया। उसके साथ अपने भाई की भी याद आई। भाई ने उसे समझाया था कि आज वो पारस से दूर रहे। उसने सर घुमाकर बाएं तरफ देखा, फिर एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। उसके साथ बिस्तर पर एक खूबरू जवान लेटा हुआ था जो कद और जिसामत में उसके भाई की तरह पहाड़ दिखाई दे रहा था। उसने बड़ी हैरानी से सोचा, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? तब उसे याद आया कि वो पिछली रात खतरा महसूस करते ही पुलिस की कस्टडी से निकल भागी थी, फिर इस मकान में दाखिल होकर थकन से निढाल होकर यहाँ बिस्तर पर आ गिरी। ये याद नहीं आ रहा था कि उस वक्त ये नौजवान भी मौजूद था या नहीं। वो एक अजनबी जवान के साथ एक ही बिस्तर पर रात गुजार चुकी थी। उसने गौर से इस जवान को देखा। सूरत कुछ जानी पहचानी थी। याद नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ देखा है। उसने एक आंख खोलकर उसे देखते हुए कहा, इतनी देर तक ना देखो कि मुझे नजर लग जाए। वो फौरन दूर हो गई। बिस्तर से उतरकर बोली, कौन हो तुम? वो उठकर बैठते हुए बोला, क्या ज़माना आ गया है। आजकल की लड़कियां पूरी रात गुजारने के बाद सुबह उठकर मुसाफिर शब का नाम पूछती हैं। बकवास मत करो, मैंने तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारी। इनकार कर सकती हो क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है। वैसे चीज़ अच्छी हो। कुछ याद आया कि मुझसे आज दूसरी बार मिल रही हो? वह चौंक कर बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पहले कहीं मुलाकात हो चुकी है। मुझे बताओ, पहले हम कहाँ मिले थे? तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। ताशकंद के एक रेस्तोरां में हमारी मुलाकात हुई थी। चंद गुंडों ने तुम्हें छेड़ा था। वैसे उन गुंडों का कसूर नहीं। तुम इतनी हसीन और भरपूर हो कि मैं भी छेड़ने के लिए तुम्हारी मेज़ पर आ गया था। हाँ, याद आ गया। तुम पृथ्वीराज बनकर आए थे, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। तुम हरफाद के बेटे सारफ हो। ये हरफाद और सारफ क्या चीज़ हैं? उसके दिमाग में फरहाद और पारस के नाम थे। वो यही नाम जुबान से अदा करना चाहती थी। उसने कहा, नाम के हरूफ उलट पलट हो गए। क्या तुम्हारा नाम रासिफ नहीं है? ऐसा नाम तो किसी घोड़े का भी नहीं होता। मुझे कोई अच्छा सा नाम दो।
वो झुंझलाकर बोली, मैं तुम्हारा असली नाम जानती हूँ मगर ये ज़ुबान पर नहीं आ रहा। लड़कियाँ पहली बार नाम लेने से इसी तरह शर्माती हैं। शट अप, मुझे तुमसे इश्क नहीं हुआ है। अगर मैं अटक रही हूँ तो कम से कम तुम अपना नाम बता सकते हो। जब तक तुम्हें नाम याद नहीं आए मुझे 13 नंबर कहा करो। उसने परेशान होकर कैलेंडर को देखा, फिर पारस को। उसे आज इस नौजवान से दूर रहना था, लेकिन तकदीर उसके बेडरूम में ले आई थी। पारस ने पूछा, क्या ये नंबर तुम्हें पसंद नहीं? बाय द वे, तुम कौन हो? कभी ताशकंद में नजर आती हो, कभी समरकंद में। मैं कोई भी हूँ, तुम कौन होते हो पूछने वाले? रात भर के मजबूत रिश्ते के बाद कोई तो तुम्हारा लगने वाला हूँ। बकवास मत करो, हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं हुआ। क्या तुम्हें याद है कि रात क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम बहकी हुई थी, होशोहवास में नहीं थी, पता नहीं कहाँ से भागती हुई आई थी। आते ही मेरे कंबल में घुस गई। मैं पुलिस से पीछा छुड़ाकर यहाँ छुपने आई थी। क्या छुपने के लिए मेरा ही कंबल मिला? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अचानक मेरी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। मैं किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर वो अपने अंदर महसूस करने और समझने की कोशिश करने लगी। क्या वाकई कुछ ऐसा हो गया? सितारे तो चीख चीख कर पेशगोई कर चुके थे कि एक दिन यही मेरे जिस्मो जान का मालिक बनेगा। क्या पेशगोई पूरी हो चुकी है? पारस ने कहा, तुम परेशान लग रही हो। मैंने कल रात ही कहा था कि सुबह जब होश में आओगी तो पहले यकीन नहीं करोगी, और यकीन आएगा तो परेशान हो जाओगी, लेकिन अब पछताने से क्या होगा? वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन और यादगार रात गुजारी है। वो हलक फाड़ कर बोली, बकवास मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? बेदार होने के बाद आईना देखा है? बाहर तुम्हें जो भी देखेगा यही कहेगा कि कहीं से मुंह काला करके आ रही हो। उसने घुरा कर उसे देखा, फिर तेज से चलती हुई बाथरूम में आई। उसने तमाम लाइट्स ऑन करके आईने में खुद को देखा। बाल बिखरे हुए थे, लिबास कई जगह से फटा हुआ था, चेहरा फूल की तरह शादाब था, लेकिन आंखों से थकन जाहिर हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि तकदीर अपनी जिद पूरी कर चुकी है। अकल ने समझाया कि फ़ौरन किसी लेडी डॉक्टर से मुलाकात करे और अपना चेकअप कराए। मेडिकल रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि उसने पारस के साथ रात गुजारी है या नहीं। वो बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आई। पारस अलमारी से अपना लिबास और तौलिया निकाल रहा था। वो बोली, मैं इस फटे हुए लिबास में बाहर कैसे जाऊंगी? मैं गुस्ल वगैरह से फारिग होकर ये लिबास पहनकर बाजार जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए लिबास खरीद लाऊंगा। मैं घंटों बैठकर इंतजार नहीं करूंगी। पारस ने बाथरूम में घुसकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो तेजी से आकर दरवाजे को पीट पीट कर बोली, दरवाज़ा खोलो, पहले मैं गुस्ल करूंगी। इतने में तुम बाजार जाकर मेरा लिबास लाओ। वो दरवाजे पर हाथ मारती रही और चीखती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वह झुंझलाकर कमरे में टहलने लगी, सोचने लगी। पारस का एक लिबास निकाल कर पहने, अगरचे वो बदन पर थैला लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए कार्टून बनकर ही सही बाजार जाकर लिबास खरीद कर ले आऊंगी। वो तेजी से चलती हुई अलमारी के पास आई। उसका एक पट खोलकर देखा, वहां मर्दाना मलबूसात थे। उसने दूसरे पट को खोला तो खुश हो गई। इस हिस्से में उज़्बेकिस्तान की दोशीज़ाओं का रवायती लिबास नजर आ रहा था। उसने एक लिबास का इंतखाब किया, फिर दूसरे कमरे के बाथरूम में चली गई। गुस्ल करने के दौरान सोचने लगी, मुझे फ़ौरन पारस से पीछा छुड़ाना चाहिए। ये तकदीर भी क्या चीज़ है, हज़ार तदबीरों के बावजूद अपनी बात पूरी कर दिखाती है। भगवान करे मेरा ऐसा कोई जिस्मानी रिश्ता कायम ना हुआ हो। अगर ये हो चुका होगा तो वह गैर शऊरी तौर पर मेरे एहसासात पर छाया रहेगा। उसने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, लिबास पहनकर कमरे में आई। वो कमरे में नहीं था। उसने बाथरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुना। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि वो कैद होकर रह जाए और उसके पीछे ना आए। यहाँ से मुतमईन होकर उसने आईने के सामने बालों को ड्राई किया, फिर ब्रश किया। सेंटर टेबल पर कार की चाबी रखी हुई थी। वो जुराबें और जूते पहनकर बंगले के बाहर आ गई। दरवाजे के सामने कार खड़ी हुई थी। वह तेजी से आकर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। उसे स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई मेन रोड पर आकर रुक गई। सोचने लगी, किस सिमत जाए, कोई लेडी डॉक्टर कहाँ मिलेगी। उसी वक्त पारस की आवाज़ सुनते ही खौफ से चीख पड़ी। सर घुमाकर पीछे देखा, वो पिछली सीट पर बैठा कह रहा था, गाइड की मौजूदगी में ये ना सोचो किस सिमत जाओगी, इतना बता दो कहाँ जाना चाहती हो। जहन्नुम में। तुम बाथरूम से कैसे निकल आए? मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। बंद करने से पहले देख लेना चाहिए था कि मैं अंदर हूँ या नहीं। मैं तो 10 मिनट के बाद ही लिबास वगैरह पहनकर इस कार में आ बैठा था। तुम मक्कार हो, फरेबी हो। और तुम क्या हो? मेरी कार लेकर भाग रही थी। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी कार पर। वो गाड़ी से उतरकर पैदल जाते हुए बोली, मेरे पीछे हरगिज़ ना आना। वो स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। उसे सुस्त रफ्तारी से ड्राइव करने लगा। वो फुटपाथ पर चल रही थी, कार से ज़रा पीछे हो गई थी। पारस ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो गुस्से से घूरकर तेज़ी से चलने लगी ताकि पीछे न रहे और पीछा करने का इल्ज़ाम न आए, लेकिन वो गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देता और वो पीछे रह जाती। आखिर हाँफती हुई बोली, तुम पक्के बदमाश हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आज का दिन मेरे लिए मनहूस है। तुम आसानी से पीछा नहीं छोड़ोगे। जब निजात मुमकिन नहीं है तो गाड़ी में बैठ जाओ और अपनी मंजिल बताओ। मैं किसी लेडी डॉक्टर के पास जाऊँगी। वह फ़ौरन ही कार रोककर बाहर निकला और दौड़ता हुआ उसके पास आया। फिर उसका एक बाजू पकड़कर बोला, कमाल है, एक ही रात में इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रही हो। चलो कार में बैठो। मुझे पहले मालूम होता कि पाँव भारी हैं तो पैदल चलने ना देता। वो एक झटके से बाजू छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
तुमने आज तक नहीं सुना कि एक ही रात में पाँव भारी हो जाती हैं? ये बात सुनने से नहीं तजुर्बे से समझ में आती है। उसी वक्त उसने मुंह पर हाथ रखा। उसे उबकाई सी आ रही थी। पारस ने कहा, उल्टियाँ, उबकाइयाँ और क्या, मुबारक हो। वो गुस्सा दिखाना चाहती थी मगर सर चकरा रहा था, जी मतला रहा था। वो घबरा कर सोच रही थी कि ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा हो चुका है। वो उसे सहारा देकर कार के पास ले आया। वह दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो 13 तारीख को उसकी ज़िंदगी में आएगा और 13 ही तारीख को माँ बनने के आसार नुमाया हो जाएंगे। ऐसा होता तो नहीं है मगर हो रहा था। वैसे पारस भी सोच में पड़ गया था कि ये क्या हो रहा है। उसने पिछली रात शीतारा को हाथ भी नहीं लगाया, दूसरे बेडरूम में सोता रहा। सुबह उसे परेशान करने के लिए उसके बेदार होने से पहले उसके बिस्तर पर आकर लेट गया। पारस कभी किसी लड़की की तन्हाई में जबरन नहीं किया। ये मालूम करने के बावजूद कि शीतारा उसे कत्ल करना चाहती है, उसने उसकी इज्जत का कातिल बनना गवारा नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई हरकत मुहज़्ज़ब और ज़ी फ़हम शख्स नहीं करता। लेकिन अब वो चकरा रहा था कि उसे मतली क्यों आ रही है। उसकी अम्मी लैला ने बताया था कि शीतारा दुश्मन है मगर इज्जतदार और हया वाली है। आज तक जिसने भी उसे हाथ लगाने की जुर्रत की वो उसके हाथों जहन्नुम में पहुंच गया। फिक्र का मुकाम था कि इसके बावजूद ये हालत क्यों थी। वो एक अस्पताल में आए। पारस ने उससे पूछा, मेरा नाम याद है ना? मुझे तुम्हारे नाम से क्या लेना है? लेडी डॉक्टर बच्चे के बाप का नाम पूछेगी। कोई बच्चा नहीं है, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। वो लेडी डॉक्टर के चैम्बर में गई। पारस वेटिंग रूम में बैठ गया। लैला ने आकर पूछा, मेरे आशिक बेटे क्या हाल है? ओह अम्मी, ये शीतारा माँ कैसे बन रही है? जैसे हर लड़की बन जाती है। आपने तो कहा था कि अभी तक पाक दामन है। मैंने झूठ नहीं कहा था, ये कल रात से पहले पारसा थी। यानी आप मुझे इल्ज़ाम दे रही हैं? मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया और आप मुझे होने वाले बच्चे का बाप कह रही हैं। लैला ने हंसते हुए कहा, तुम अपने बाप की तरह इश्क के मामले में बदनाम हो। सारी दुनिया तुम्हें इस बच्चे का बाप कहेगी। देखिए अम्मी, आप कुछ गड़बड़ कर रही हैं। सच बताएं, कोई चक्कर चला रही है ना? लैला ने हंसते हुए एतराफ़ किया, हाँ, दरअसल शीतारा ने कल रात से कुछ खाया नहीं, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। यह परेशानी भी है कि 13 तारीख को पारस उसके पीछे पड़ गया है। ऐसे हालात में इसका जी मतलाने लगा तो मैंने इसके अंदर घबराहट और उबकाई का एहसास पैदा किया। इसका सर चकराने लगा। आगे तुम समझ लो। अब मैं इसके ज़रिए लेडी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वो लेडी डॉक्टर शीतारा का मुआयना कर रही थी और उसे पूछ रही थी, तुम्हारी शादी कब हुई थी? मैं एक कुंवारी हूँ। क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। लैला डॉक्टर के दिमाग पर छाई हुई थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं कभी मर्दों से दोस्ती नहीं करती। फिर तुम माँ कैसे बनने वाली हो? वो घबरा कर बोली, डॉक्टर ये क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम्हारे हालात कह रहे हैं। अभी तुमने कहा है कि यहाँ आते वक्त तुम्हें मतली हो रही थी, उबकाइयाँ सी आ रही थी। इन आसार के बाद मेडिकल रिपोर्ट भी यही कह रही है। लेकिन एक ही रात में ये कैसे मुमकिन है? तुम एक रात की बात कर रही हो, एक साथ में हमल करार पाता है। मेरी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो किसी और डॉक्टर से तस्दीक करा लो। वो सर झुकाकर चैम्बर से बाहर आई। पारस पर नज़र पड़ते ही दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हो गई। अपने अंदर परवरिश पाने वाले बच्चे के बाप को सामने देखकर कुछ अजीब सी कशिश महसूस हुई। कुछ गुस्सा भी आया कि वो दुश्मन है। वो मुंह फेर कर जाने लगी। वो पीछे पीछे आते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम इसलिए नाराज़ हो कि अभी माँ बनने की उम्र नहीं। हमें बरस 2 बरस तक रोमांस करना चाहिए था। हंसना, गाना, नाचना, बारिश में भीग भीग कर इंडियन फिल्मों का कोर्स मुकम्मल करना था। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था, इसलिए एक ही रात में मौजा हो गया। वो चलते चलते रुक गई, फिर बोली, तुम मेरा पीछा छोड़ने की क्या कीमत लोगे? कीमत तो 9 माह बाद ही चुका सकोगी। मेरा बच्चा मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। ओह गॉड, क्या तुम 9 माह तक मेरे साथ रहोगे? मजबूरी है। वैसे सुना है कि 7 महीने में भी मुन्ना आ जाता है। तुम जैसी कोशिश करोगी उसी हिसाब से जल्दी निजात मिलेगी। वह अस्पताल से बाहर आकर बोली, मेरा भाई आएगा तो तुम्हें एक चुटकी में मसल कर मुझे निजात दिलाएगा। कहाँ है तुम्हारा भाई? एक 4 स्टार होटल के सामने। हम एक बंगले में रहते थे। कल रात चंद बदमाश पुलिस वालों ने हमें ट्रैप किया। मैं वहाँ से बचकर तुम्हारे पास आ फंसी हूँ। मेरा भाई नाकाबिल शिकस्त है, वो भी किसी तरह बच गया होगा। पारस ने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा, बैठो और उस बंगले में चलो, शायद वहाँ तुम्हारा भाई मिल जाए। वो बैठ गई। पारस स्टीयरिंग सीट पर आया, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, भाई का नाम क्या है? वो बोली, ने परसा। नहीं, उसका नाम जे सरिया। वो चुप होकर नाम याद करने लगी। उसे अच्छी तरह याद आया भाई का नाम पै सरना है, लेकिन ज़ुबान पर आने तक वो नाम हाफजे से मिट जाता था। पारस ने कहा, आजकल की लड़कियों को महबूब मिल जाए तो बाप और भाई के नाम तक भूल जाती हैं। फजूल बातें न करो। मैं अपने भाई के सिवा दुनिया में और किसी से प्यार नहीं करती हूँ। मैं खुद को भुला सकती हूँ मगर उसे नहीं भुला सकती। भाई का नाम बहन को मालूम नहीं होगा तो क्या तुम्हें मालूम होगा उसका नाम है? वो बोलते बोलते फिर भूल गई। दोनों हाथों से सर थाम कर सोचने लगी, ये मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? वो बोला, परेशान क्यों होती हो? बंगले में पहुंचकर ना मालूम कर लेना। वो दोनों बंगले के सामने पहुंच गए। पारस ने माल के मकान को बुलाकर कहा, ये लड़की कहती है इसका भाई इस बंगले में रहता है, क्या तुम इसे पहचानते हो? माल के मकान ने शीतारा को देखकर कहा, मैं ये मकान किराए पर देखकर पछता रहा हूँ।
आज सुबह तुम्हारा भाई आया, अजीब बहकी बहकी बातें करता रहा, फिर उसकी बीवी आई, अब तुम आई हो। ये तुम सब किस्तों में आ रहे हो और जा रहे हो, आखिर ये मामला क्या है? पारस ने पूछा। इसके भाई का नाम क्या है? मालिक मकान ने कहा, ये लोग नाम पता भी गलत बता रहे हैं। नाम लेते वक्त वो अपना नाम पै सरना बता रहा था। शीतारा ने जल्दी से कहा, यही नाम है मेरे भाई का, सै परना। मेरे भाई का नाम सैसे परना है। फिर उसे गलती का एहसास हुआ, वो गलत नाम ले रही थी। मालिक मकान ने कहा, यह पूरा खानदान पागल मालूम होता है। इसका भाई भी अपना उल्टा सीधा नाम बताता है। पुलिस वालों ने एयरपोर्ट जाकर उसके ज़ाती त्यारे के कागजात देखे, वो किसी पै सरना और शीतारा के नाम है। वो बोली, हाँ हाँ, यही मेरा नाम है, सितारा, मेरा नाम सितारा है। मालिक मकान ने कहा, सितारा नहीं शीतारा। यही तो कह रही हूँ, सितारा नहीं तीशारा। मालिक मकान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर जाने लगा। पारस ने कहा, भाई साहब इतना बता दें, इसका भाई इस मकान में आता है? हाँ, यहाँ मेरे सीने पर मोंग डालने आता है, रात गुजारने ज़रूर आएगा। वो चला गया। पारस ने कहा, सुन लिया तुमने, तुम्हारा भाई अब यहाँ रात को आएगा। इस बंगले की चाबी उसके पास है। वो एयरपोर्ट गया होगा, वहाँ हमारा ज़ाती त्यारा है। वो शीतारा को एयरपोर्ट ले आया। मुतलका शोबे में जाकर उसे ज़ाती त्यारे के कागजात दिखाए। उन कागजात पर पै सरना और शीतारा के नाम दर्ज थे, लेकिन तस्वीरें एक दूसरे मर्द और दूसरी औरत की थीं। वह फिर पारस के साथ आकर कार में बैठ गई। सर पकड़कर सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मेरे भाई ने भी त्यारे के ये कागजात देखे होंगे और वो मायूस होकर यहाँ से गया होगा? पारस ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, औरत को ऐसी हालत में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। कैसे खुश रहूं? अपना नाम जुबान पर नहीं आता। हमारा त्यारा हमारा नहीं रहा। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया है, अब खुशी की कौन सी बात रह गई है? तुम ये सोचो कि भाई से शाम तक मुलाकात होगी। जब उसे मालूम होगा कि वो मामू बनने वाला है तो खुशी से नाचने लगेगा। तुम भी बच्चे के मुतल्लिक सोचती रहो, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा। मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा कसूर क्या है? तुम मुसलमान हो, मुझे भी मुसलमान बनाओगे और मेरे बच्चे को भी। हम किसी को जबरन मुसलमान नहीं बनाते, ईमान हमेशा दिल से लाया जाता है। रह गई बच्चे की बात, तो वो मेरा खून है, कुदरती और कानूनी तौर पर मुसलमान ही पैदा होगा। मेरा भाई तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देगा तो बच्चा कुदरती तौर पर माँ के हवाले से हिंदू रहेगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इल्म है जिसके जरिए तुम यकीन से ये कहती हो? उसे अपनी ज्योतिष विद्या याद आई। उस विद्या ने कभी बच्चे के मुतल्लिक उसे कुछ नहीं बताया था। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगी, मैं हैरान हूँ कि माँ कैसे बन रही हूँ। वो चौंक कर बोली, मेरी ज्योतिष विद्या ने बच्चे का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है बच्चा ज़ाया हो जाएगा। मुझे इस सिलसिले में किसी लेडी डॉक्टर से मामला तय करना चाहिए। तुम एक माँ होकर अपने बच्चे को कत्ल करना चाहती हो, मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर अपने बेडरूम के बिस्तर पर सुला कर रखूंगा। 9 माह तक उठने नहीं दूंगा। अपना बच्चा लेने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। वो गुस्से से चीख कर बोली, क्या तुम मुझे मारोगे? मेरे हाथ पांव तोड़ोगे? गाड़ी रोको, बाहर निकलो और मुझसे मुकाबला करो। मैं बताऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त फाइटर हूँ। तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर अपाहिज बना दूंगी। पारस ने कार रोकर कहा, मैं सरेआम तुमसे फाइट करके अपना मजाक नहीं बनने दूंगा। शौहर वो होता है जो घर के अंदर बीवी की पिटाई करता है ताकि खुद पिट जाए तो कोई देखने वाला ना हो। मैंने तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं देखा। एक लड़की का चैलेंज कबूल करने से डरते हो। तुमसे पिछली रात मुकाबला किया तो तुमने मुझे बाप बना दिया। ना बाबा, अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लूँगा। वो गाड़ी से उतरते हुए बोली, कम ऑन, बाहर आओ। वो बोला, तुम्हें अपना और भाई का नाम याद नहीं है? इस मुल्क में आने और रहने का इजाज़तनामा नहीं है। मुझे तमाशा बनाकर फंस जाओगी। वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, जो औरत फ़ौरन समझौता कर ले वो कामयाब बीवी साबित होती है। मैं बीवी नहीं हूँ, हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ, मगर शादी के आसार पैदा हो गए हैं। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे ही शादी नहीं करूंगी। वो देखो, सामने अस्पताल है, गाड़ी रोको। उसने अस्पताल के सामने पहुंचकर गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरकर अस्पताल के अंदर जाने लगी। एक लेडी डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ? पीछे से पारस ने कहा, डार्लिंग, अंदर चली गई हो, फिर अंदर जाने की इजाज़त क्यों तलब कर रही हो? वो पाँव पटकती हुई डॉक्टर के सामने मेज़ के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। पारस ने अपनी खोपड़ी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए डॉक्टर को समझाया कि आने वाली जहनी मरीज है। शीतारा ने कहा, डॉक्टर, मैं बहुत कम सिर हूँ, माँ बनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इसलिए बच्चे से निजात हासिल करना चाहती हूँ। पारस ने कहा, डॉक्टर, ये मेंटल केस है, अपनी याददाश्त खो चुकी है, कोई बच्चा नहीं होता, फिर भी कहती फिरती है कि माँ बनने वाली है। वो बोली, डॉक्टर, ये झूठा है, मेरा दुश्मन है। मैंने मेडिकल चेकअप कराया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा, अच्छी बात है मिसेज, मैं अभी चेक करती हूँ। वो बोली, मैं मिसेज नहीं हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर माँ कैसे बन सकती हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वो है। वो सोचने लगी। पारस ने कहा, डार्लिंग, वो कोई नाम नहीं होता। तुम्हें याद ना आ रहा हो तो मैं नाम बता दूं? हरगिज़ नहीं, मैं अपना नाम खुद नहीं बताऊंगी तो ये मुझे पागल साबित करेगी। मेरा नाम तीशारा है। वो बोला, देखो, तुम उल्टा नाम बता रही हो। वो परेशान होकर बोली, हाँ, ज़रा उल्टा हो गया। मैं सीधा कर दूं?
यू शट अप, मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हें क्या? लेडी डॉक्टर ने पूछा, यानी तुम अपना नाम नहीं जानती हो? जानती हूँ मगर बता नहीं सकती। आप कोई दूसरी बात पूछ लें। अच्छा बताओ, ये कैफियत कितने माह से है? पिछली रात से। क्या ये कहना चाहती हो कि पिछली रात शादी हुई और सुबह माँ बन गई? जी हाँ, आप मुझे पागल ना समझे, मेरे साथ यही हुआ है। लेडी डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, अरे क्या तुम कोई कंप्यूटर हो कि सवाल फीड करते ही जवाब हाजिर कर देती हो? ए मिस्टर, ले जाओ अपनी पागल बीवी को। वो गुस्से से उठकर बोली, पागल होगी तू, तेरा खानदान, तू इस बदमाश के बहकाने से मुझे। पारस उसका बाजू पकड़कर वहां से खींच कर ले जाते हुए बोला, डार्लिंग तुम्हें कितना समझाया, घर से ना निकला करो। ये दुनिया पागल को पागल नहीं कहती, तुम्हारी जैसी होशमंद को पागल कहती है। इसे तजुर्बा कहते हैं कि होशमंद हो और पागल कहला रही हो। वो कार के पास आकर अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली, तुम क्यों पीछे पड़ गए हो? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही पास है। याद करो, तुम्हारी ज्योतिष विद्या ने कहा था, जो तारीख मेरे लिए मनहूस है वो तुम्हारे लिए भी मनहूस हो सकती है। इसलिए खास तौर पर 13 तारीख को मेरे करीब ना आना। और तुम आधी रात को 13 तारीख का आगाज़ होते ही मेरे पास भाग कर चली आई। वो सर झुकाकर सोचने लगी, वाकई मैं खुद इसके करीब आई हूँ। ये तकदीर कैसी हेरा फेरी से मुझे इसके पास उलझा रही है। मुझे सुलझन से मेरा भाई निकाल सकता है, उसे कहाँ ढूंढूं? वो बोली, ये मेरी गलती है कि तुम्हारे पास पनाह लेने आ गई। मुझे माफ़ कर दो और मेरे पीछे ना हो। तुम मेरी जान की दुश्मन थी, हो और रहोगी, लेकिन मैं तुमसे नेकी करूँगा। तुम्हारे भाई के पास तुम्हें पहुँचाऊँगा, फिर पहुँचाने के बाद पीछा छोड़ दूँगा, फिर 9 माह बाद बच्चा लेने आऊँगा। तुम ज़बरदस्त फ्रॉड हो। यहाँ अस्पताल में कह रहे थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या पहली मेडिकल रिपोर्ट गलत है? दुरुस्त है, मैंने यहाँ इसलिए गलत कहा कि तुम बच्चे को ज़ाया न करा सको। तुम जब भी ऐसी हमाकत करना चाहोगी, मैं तुम्हें मुख्तलिफ हथकंडों से रोकने की कोशिश करूँगा। वो ये सोचकर कार में बैठ गई कि पहले भाई को तलाश करेगी, फिर पारस से पीछा छुड़ाएगी। पारस स्टीयरिंग सीट पर आ गया। लैला ने आकर कहा, मरीना और सरना ये सामने वाली मार्केट में है, इन बहन भाई का सामना कराओ। वो करीबी मार्केट में आकर रुक गया। उससे बोला, मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, आओ तुम भी कुछ शॉपिंग कर लो। वो इनकार न कर सकी क्योंकि मेकअप का सामान खरीदना ज़रूरी था। वो बाजार में आए। एक दुकान में मरीना और सरना कोई चीज़ खरीद रहे थे। पारस शीतारा को उधर ले गया। मरीना एक नेकलेस पसंद कर रही थी। लैला ने शीतारा को मजबूर किया। वो मरीना से छीन कर बोली, ये मुझे पसंद है। सरना ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, इसे मेरी साथी पसंद कर चुकी है। तुमने मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत कैसे की? अगर मेरा भाई होता तो तुम्हारा हाथ तोड़ देता। फिर वो पारस से बोली, तुम्हें गैरत नहीं है? तुम्हारे सामने इसने मेरी कलाई पकड़ी है। पारस ने कहा, गलती तुम्हारी है, तुमने ये नेकलेस छीन कर लिया है। सरना ने कहा, वाह दोस्त, तुमने इंसाफ की बात कहकर दिल जीत लिया है। मैं इस बात पर यह नेकलेस तुम्हारी वाइफ को देता हूँ। सरना ने हाथ छोड़ दिया। पारस ने कहा, अगर तुम इसे भाई समझ लेती तो इसके हाथ पकड़ने से गुस्सा ना आता। सरना ने कहा, सच पूछो तो इसे देखकर अपनी बहन याद आ गई। वो इसी शहर में कहीं गुम हो गई है, हम उसे तलाश कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, मेरी वाइफ का भाई गुम हो गया, ये उसे तलाश कर रही है। उसके भाई का हुलिया क्या है? नाम बताओ, हम तलाश करने में मदद करेंगे। मैं हुलिया बता नहीं सकती, मगर उसे देखकर पहचान लूंगी। नाम भी मुझे याद है, मगर किसी को बताने से पहले भूल जाती हूँ। सरना ने कहा, यह भी अजीब इत्तेफाक है, मैं बहन का हुलिया नहीं बता सकता, लेकिन उसे देखकर पहचान सकता हूँ और अपना नाम भी नहीं बता सकता, जबकि अपना नाम अच्छी तरह याद है। पारस ने कहा, तुम दोनों अपने भाई और बहन को तलाश करने में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम लोगों के पास खुद अपने शनाख्ती सबूत नहीं है। लेकिन ये तो मालूम होगा कि आपसे पहले कहाँ रहते थे। मरीना ने कहा, हाँ याद है, हम एक 4 स्टार होटल के सामने रहते हैं। शीताना ने कहा, वहाँ तो मैं भी रहती हूँ, वो एक सुरख टाइल्स की छत वाला बंगला है। सरना ने कहा, उसी बंगले में हम रहते हैं। ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं अपने भाई के साथ वहाँ रहती हूँ। मैं अपनी बहन के साथ वहाँ रहता हूँ। मैं माल के मकान की गवाही पेश कर सकती हूँ। सरना ने कहा, तुम ज़बरदस्ती गले पड़ रही हो, यहाँ आते ही ये नेकलेस छीन लिया, अब हमारे घर को अपना घर कह रही हो। मिस्टर, तुम इसके शौहर हो, तुम ही बताओ क्या ये सच कह रही है? मुझे अफसोस है, मैं एक रात का शौहर हूँ, इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। वैसे माल के मकान कह रहा था कि मेरी ये वाइफ अपने भाई के साथ वहाँ रहती थी। मरीना ने कहा, माल के मकान झूठा है, वो मुझे और मेरी साथी को मियाँ बीवी कह रहा था, जबकि हम मियाँ बीवी नहीं हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आज सुबह हमारी दोस्ती हुई है, बेहतर है उस बंगले में चलकर माल के मकान से हकीकत मालूम की जाए। वो सब राजी हो गए। पारस की गाड़ी में बैठकर उस बंगले के सामने आए। सरना ने शीतारा से कहा, अगर तुम्हारा ये बंगला है तो तुम्हारे पास दरवाजे की चाबी ज़रूर होगी। चाबी मेरे भाई के पास है। सरना ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम चाहो तो अंदर आकर देख सकती हो, तुम्हारी राज का नहीं है। मैं साबित कर दूंगी अंदर मेरा सामान रखा हुआ है। वो सरना और मरीना के पीछे बंगले में दाखिल हुई। पारस बाहर अपनी कार से टेक लगाए खड़ा रहा। सरना ने अंदर आकर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही बहन भाई ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। खुशी से आगे बढ़कर एक दूसरे से लिपट गए। भाई की जान, तुम कहाँ गुम हो गई थी? मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मैं भी सुबह से तलाश कर रही हूँ।
हमें अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि मैं दूसरों के सामने अपनी शनाख्त भूल जाती हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ, मरीना भी भूल जाती है, लेकिन यहाँ हमारा तमाम सामान मौजूद है। सिर्फ हमारे तुम्हारे शनाख्ती कागजात नहीं है। शीतारा ने अपने बेडरूम में आकर अपने सामान में वो कागजात तलाश किए। वहाँ सब कुछ था, मगर वो ज़रूरी कागजात नहीं थे। मरीना ने कहा, बड़ी मुश्किल ये है कि हम तीनों बंद कमरे में एक दूसरे को पहचान रहे हैं, लेकिन बाहर जाते ही भूल जाते हैं। शीतारा ने कहा, यह कैसी नाकाबिल यकीन बात है। जिस भाई को जान से ज़्यादा चाहती हूँ उसे बाहर ना पहचान सकी। मेरे लिए भी शर्म की बात है कि अपनी बहन को पहचान ना सका। पता नहीं यह दिमाग कैसे कमज़ोर हो गया है। फरहाद हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। वो फरहाद के नाम पर चौंक कर बोली, मैंने पारस के साथ रात गुजारी है। हम अभी जिसकी कार में आए हैं वही पारस है। सरना ने मुठ्ठियाँ भींच कर पूछा, क्या सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। मैं एक बार ताशकंद में उससे मिल चुकी हूँ, उसे पहचानती हूँ। फिर उसने खुद पारस होने का एतराफ़ किया है। तुम दोनों यहाँ ठहरो, मैं उसे निमट कर आता हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर उसे खोलकर बाहर निकला। वहाँ माल के मकान आ चुका था। पारस से बातें कर रहा था। बाहर आते ही चार दीवारी वाली तन्हाई ख़त्म हो गई। वह भूल गया कि बाहर क्यों आए। पारस ने कहा, हेलो मिस्टर, मेरी वाइफ कहाँ है? क्या वही तुम्हारी बहन है और तुम मेरे साले हो? बकवास मत करो, ना वो मेरी बहन है ना मैं तुम्हारा साला हूँ। तो फिर मेरी वाइफ मुझे वापस करो। ठीक है, मैं अभी उसे बाहर भेजता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, फिर उसे बंद करते हुए शीतारा को देखकर बोला, मेरी जान, मेरी बहन, मैं फिर थोड़ी देर के लिए तुझे भूल गया था। और वो पारस, ओह गॉड। बाहर जाकर याद ना रहा कि वहाँ मेरा दुश्मन पारस खड़ा हुआ है। वो फिर बाहर जाना चाहता था। शीतारा ने हाथ पकड़कर कहा, बाहर ना जाओ, फिर भूल जाओगे। हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हम तन्हाई में एक दूसरे को पहचानते हैं। चार दीवारी से बाहर दूसरों की मौजूदगी में खून के रिश्तों को भी भूल जाते हैं। मरीना ने कहा, यह ठीक कह रही है, हम में से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, कैसी मजबूरी है? बाहर दुश्मन खड़ा और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बोली, भाई सरना, वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ चुका है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो शेर की तरह धाड़ते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, तू दुश्मन के बच्चे की माँ नहीं बन सकती, यह झूठ है। मेरा तिब्बी मुआयना हो चुका है, यह सच है। मरीना ने कहा, मैं पारस को अच्छी तरह जानती हूँ। वो जहरीला है, कभी बच्चे का बाप नहीं बन सकेगा। तुम उसके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मेडिकल रिपोर्ट गलत हो सकती है। मरीना, तुमने कई बरस से उसे अलहदगी इख्तियार की हुई है। उसके मौजूदा हालात नहीं जानती हो सकता है अब वो जहरीला ना रहा हो। मेडिकल रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। मैं खुद सुबह से माँ बनने के आसार महसूस कर रही हूँ। सरना ने गुस्से से टहलते हुए कहा, वो मेरी बहन को बर्बाद कर चुका है, मैं उसका खून पी जाऊँगा। ऐसी क्या तदबीर करूं कि बाहर जाकर दुश्मन को याद रखूं और उसे फ़ौरन जहन्नुम में पहुंचा दूं। वो गुस्से में कोई तदबीर सोच रहा था, जबकि गुस्से की हालत में दिमाग सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहता। वो बाहर खुलने वाले दरवाजे के सामने आकर रुक गया। फिर जैसे दरवाजे के पार दुश्मन को देखते हुए खूंसा दिखाते हुए गरज कर बोला, पारस, मैं जानता हूँ तू बाहर मौजूद है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर से पारस ने बुलंद आवाज़ से कहा, अबे साले, अपनी बहन को मुझसे छुपा रहे? वो मेरी वाइफ है, उसे मेरे हवाले कर दे। वो धाड़ते हुए बोला, वो तेरी कोई नहीं है। वो तो क्या, तू भी मेरा साला है, मेरे होने वाले बच्चे का मामू है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पीने के लिए बाहर आना पड़ेगा। मर्द का बच्चा है तो बाहर आकर मुकाबला कर। उसने गरजते हुए दरवाज़ा खोला और फिर दहलीज पर से बाहर छलांग लगा दी। बिल्कुल शेर की तरह झपट पड़ने का अंदाज था, लेकिन बाहर आते ही एकदम से ठंडा पड़ गया। पारस को देखकर सोचने लगा। माल के मकान ने पूछा, मिस्टर सरना, क्या तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ पागल खाने से आए हो? घर के अंदर जाकर कुछ बोलते हो, बाहर आकर कुछ करते हो। उधर दुश्मन बन जाते हो, इधर दोस्त हो जाते हो। आखिर ये क्या तमाशा हो रहा है? वो परेशान होकर बोला, मैं तो इसकी वाइफ को इसके हवाले करना चाहता हूँ, मगर अंदर जाकर भूल जाता हूँ। हो सके तो आप लोग उसे आवाज़ें देकर यहाँ बुलाएं। पारस ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, हे मेरे बच्चे की माँ, बाहर आ जा। अंदर से उसकी आवाज़ आई, मैं नहीं आऊँगी, यहाँ अपने भाई के साथ रहूँगी। पारस ने कहा, मिस्टर सरना, मैं तुम्हें कत्ल करने की धमकी दूंगा तो वो फ़ौरन बाहर आएगी। मेरा उसे क्या रिश्ता है कि वो मुझे बचाने आएगी? वो मुझे यानी अपने शौहर को कत्ल करने से बाज रखने के लिए आएगी। पारस ने माल के मकान से उसका पिस्तौल मांगकर सरना की गनपट्टी से लगाते हुए आवाज़ दी, मैं सरना को गोली मार रहा हूँ, अगर तुम नहीं आओगी तो गोली चल जाएगी। वो अंदर से बोली, ये जुल्म है, मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हो? इसलिए कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। बच्चा मुझे दो, अपना भाई ले जाओ। बच्चा 9 माह बाद मिलेगा। तुम 9 माह तक मेरे पास रहोगी। मैं 3 तक गिनता हूँ, बाहर नहीं आओगी तो 3 कहते ही गोली मार दूंगा। 1। शीतारा ने दरवाजे के की होल से झांक कर देखा। भाई की कनपटी से लगे हुए पिस्तौल को देखते ही वो तड़प गई। चीखती चिल्लाती दरवाज़ा खोलती हुई बाहर आई, फिर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। पारस ने माल के मकान को पिस्तौल दे दिया। शीतारा ने ज़मीन से सर उठाकर उन्हें देखा और सोचा, मैं दौड़ती हुई क्यों आई थी? पारस ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और ज़मीन पर से उठाते हुए कहा, मेरे गले से लगने के लिए यूं दौड़कर आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आवाज़ देती, मैं दौड़ा चलाता। वो परेशान होकर बोली, पता नहीं मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ।
मुझे यूँ लगता है जैसे अभी मैंने अपने भाई से मुलाकात की थी, शायद वो इस बंगले में है। सरना ने दरवाजे के सामने खड़े होकर रास्ता रोकने के अंदाज में दोनों हाथ फैलाकर कहा, खबरदार इस बंगले में ना आना। तुम एक बार अंदर जाकर देख चुकी हो, यहाँ तुम्हारा भाई नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी, मेरा भाई अंदर होगा तो ज़रूर बाहर आएगा, और बाहर कहीं भटक रहा होगा तो रात गुजारने यहाँ आएगा, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। पारस ने कहा, ऐसी सर्दी में बाहर रहोगी तो तुम्हारी कुल्फ़ी जम जाएगी। फिर ये मालिक के मकान साहिब फरमा रहे हैं कि तुम सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और सबको बंगले से निकालेंगे। फिर उसने सरगोशी में कहा, तुम्हारे पास इस मुल्क में रहने का कोई इजाज़तनामा, पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात नहीं है। तुम अपना नाम तक नहीं बता सकती हो। पुलिस वाले तुम्हें जेल या पागल खाने पहुंचा देंगे। वो कायल होकर पारस के साथ कार में बैठकर जाने लगी। अली बखैरियत इसराइल से निकल आया था, लेकिन जो हमेशा ना रहे उसे खैरियत कहते हैं। ये खैरियत थोड़ी देर के लिए आती है और अपने साथ अगली खैरियत की फ़िक्र का सामान लाती है। अली नादान नहीं था। ये समझता था कि जो दुश्मन उसे इसराइल में बेनकाब करना चाहते थे, उन्होंने आगे भी रास्ते में रुकावटें पैदा की होंगी और वो आसानी से अपनी सानी के पास वाशिंगटन नहीं पहुंच पाएगा। वो एक खसूसी त्यारे में तेल अवीव से रवाना हुआ। उसकी अगली मंजिल अनकरा थी। वहाँ से वो इस्तांबुल आया और खसूसी त्यारे को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो त्यारा पहचान बन गया था कि फ़रहाद का बेटा अली में सफ़र कर रहा है। पता नहीं ये मालूमात और कितने दुश्मनों तक पहुंची होगी। उसने इस्तांबुल के एक होटल में रिहाइश इख्तियार की और वहाँ रहकर दुश्मनों को ताड़ने लगा। सानी ने सोच के ज़रिए कहा, जिस पर शुबा हो उसकी आवाज़ मुझे सुना दो, मैं उसकी असलियत मालूम कर लूँगी। यहाँ अक्सर ऐसे लोगों से सामना होता है जो मुकामी ज़ुबान बोलते हैं। हम उनकी ज़ुबान नहीं समझ पाएंगे, उनकी हरकतों से ही उनके इरादों को समझना होगा। लेकिन ऐसे निगरानी करने वाले भी होते हैं जो कभी सामना नहीं करते। मसलन होटल के किचन में कोई दुश्मन हो सकता था और खाने पीने की चीज़ों में कोई मुज़र दवा मिला सकता था, या कोई छुप कर किसी बेआवाज़ हथियार से हलाक कर सकता था। जब छुपे हुए दुश्मन नज़र न आए तो मौत का अंधा तीर किसी वक्त भी कहीं से आ सकता है। अली ने रात के 1 बजे अचानक ही होटल छोड़ दिया। छोड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि होटल वालों की नज़रों में न आए। होटल से बाहर आकर वो दूर तक पैदल चलता रहा। एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ पर जाकर अंदाज़ा करता रहा कि ताक़ुब करने वाले रास्ता बदल रहे हैं या नहीं। रात का वक्त था। फुटपाथ और सड़कें वीरान सी थीं। कुछ लोग या कुछ गाड़ियाँ आती जाती दिखाई देती थी, फिर नज़रों से ओझल हो जाती। ऐसे वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह फ़ौरन ही एक बड़े से मुजस्मे के पीछे छुप गया। उसने मुजस्मे की आड़ से झांक कर देखा। कुछ फासले पर एक औरत दौड़ती हुई आ रही थी। उससे कुछ फासले पर 3 अफराद दौड़ते हुए उसका ताक़ुब कर रहे थे। उनमें से एक कुछ कह रहा था, शायद उस औरत को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वह ऐसे भाग रही थी जैसे मौत के सौदागर पीछे पड़ गए हों। वह मौत के सौदागर ही थे। जब उन्होंने देखा कि शिकार हाथ से निकल रहा है तो गोली चला दी। औरत की एक दिल खराश चीख रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजती चली गई। वो उछलकर पुख्ता रास्ते पर गिरी, फिर वहां से फिसलती हुई मुजस्मे के दूसरी तरफ अली के कदमों के पास आकर चारों शाने चित हो गई। उसका ताक़ुब करने वाले दूर ही रुक गए। थोड़ी देर तक दूर ही से जायज़ा लेते रहे। उसका जिस्म साकित हो गया। वो एक लाश बन चुकी थी। पुलिस कार के सायरन की हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो लोग आवाज़ सुनते ही पलट कर भागते चले गए। एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। उनके साथ ही वो गाड़ी स्टार्ट होकर तेज़ी से जाती हुई नज़रों से ओझल हो गई। जाने वाली गाड़ी की आवाज़ गुम हो गई। आने वाली पुलिस गाड़ी की आवाज़ और वाज़ेह होने लगी तो वो औरत फ़ौरन ही उठकर बैठ गई। बहुत दूर कार की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। वो उठकर सड़क पर से छलांग लगाकर फुटपाथ पर आई तो मुजस्मे के पीछे अली से टकरा गई। उसे दुश्मन समझकर चीख पड़ी। उसने कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ, पुलिस वाले आ रहे हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं, प्लीज़ मुझे छुपने दो, वरना पुलिस वाले कत्ल के केस में मुलविस करेंगे। अली उसका हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ एक दुकान के पीछे चला गया। पुलिस कार सायरन बजाती हुई फिर तेज़ी से गुजर गई। वो अली के शाने पर हाथ रखकर बोली, तुम तो बिल्कुल नौजवान हो, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। अगर वो जिंदा होता तो आज तुम्हारे जैसा लंबा चौड़ा होता। तुम मुझे अपना बेटा समझो। ये बताओ तुम कौन हो? तुम पर गोली चलाने वाले वो बदमाश कौन थे? दुश्मन थे, इसलिए गोली चलाई थी। मेरा नाम मरियम है। मेरा शौहर यूसुफ पाशा एक जजीरे में इनका कैदी है। मैंने एक मोटर बोट वाले से सौदा किया था। वो मुझे इस जजीरे तक पहुंचाने वाला था, लेकिन उन दुश्मनों ने उस मोटर बोट वाले को कत्ल कर दिया। वो मुझे भी कत्ल करने के लिए यहाँ तक दौड़ते आए थे। पुलिस कार के सायरन ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, वरना वो करीब आकर मुझे देखते और जिंदा पाते तो फिर गोली मार देते। सानी ने सोच के जरिए कहा, यह दुरुस्त कह रही है, मैं अभी चोर ख्यालात पढ़ रही हूँ। अली ने मरियम से पूछा, अब कहाँ जाओगी? बेटे, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अपने घर जाऊँगी तो दुश्मन वहाँ फिर आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज रात किसी तरह इस जजीरे में चली जाऊँ। तुम्हारा शौहर किस जजीरे में है? मार्क्यूसान में है। मार्क्यूसान? अली ने ताजुब से पूछा,
ये जजीरा यहाँ के समुंदर में नहीं है, ये जनूबी अमेरिका के इंतहाई मगरब में वाक़ है। बेटे, मैं नहीं जानती वो लोग जजीरे का यही नाम बता रहे थे, गलत बता रहे थे, और वो मोटर बोट वाला भी तुम्हें किसी और जजीरे में पहुंचाकर अपनी रकम खड़ी करने वाला था। मैं क्या करूं, मेरे आसपास जैसे सभी धोखा देने वाले लोग हैं। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि जो भी सामने आए उस पर भरोसा कर लूं। शायद कोई फरिश्ता मिल जाए, शायद तुम मेरे बेटे बनकर मेरे काम आ सको। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। लेकिन मालूम तो हो कि उन्होंने तुम्हारे शौहर को कैदी बनाकर क्यों रखा है और तुम्हें उसके पास क्यों नहीं पहुंचने दे रहे। वो दोनों एक तरफ चलने लगे। मरियम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरा शौहर एक मारूफ साइंसदान है और इल्मुल अब्दान का माहिर है। उसका पूरा नाम यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा है। मैं उसे पाशा कहती हूँ। क्या तुमने उसका नाम सुना है? मुझे अफसोस है, मैंने इतनी मारूफ हस्ती का नाम पहले कभी नहीं सुना। बाय द वे, मामला क्या है? वो इंसानी ख्वासे हमसा पर रिसर्च करता रहता है। पिछले 15 बरस से इस धुन में लगा रहा कि इंसान की कुव्वत बसारत और कुव्वत समात किस तरह गैर मामूली बनाई जा सकती है। गैर मामूली से क्या मुराद है? वो कहता है आदमी हद नज़र तक किसी ऐनक या दूरबीन के बगैर साफ तौर पर देख सकता है। अगर कोई मील, 2 मील या 10 मील के फासले पर किसी पहाड़ की चोटी पर या इंतहाई गहरी खाई में पड़ा है तो उसे रात के अंधेरे में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये साइंसदान बड़े खपती होते हैं। माफ़ करना, मैं तुम्हारे शौहर को खपती कह रहा हूँ। एक तुम ही नहीं, सारी दुनिया मेरे पाशाह को खपती कहती है। वो ऐसी बातें करता है जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। अली ने कहा, अक्ल तस्लीम करती है जब बिल्ली और चीता रात की तारीकी में देख लेते हैं। एंटी डार्क आई लेंस के जरिए हम भी तारीकी में किसी हद तक देख लेते हैं, तो फिर हमारी बेनाई में दूरबीनी की सलाहियत क्यों नहीं पैदा की जा सकती? मेरे पाशाह की नज़रें बुढ़ापे में भी तेज़ हैं। वह दूर तक साफ देख लेता है और मीलों दूर खड़े हुए किसी शख्स का सही हुलिया बता सकता है। क्या इसी सलाहियत की वजह से उसे कैदी बनाया गया है? सिर्फ कुव्वत बसारत की वजह से नहीं, कुव्वत समात की वजह से भी उसे अगवा किया गया है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त पाशाह हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, लेकिन वो तो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। यही तो मेरे पाशाह का कमाल है, कोई उस पर आसानी से यकीन नहीं करता। एक बार वो लंदन में था और मैं यहाँ इस्तांबुल में थी। उसने फ़ोन के ज़रिए बताया कि मैं आधा घंटा पहले उसकी तस्वीर से बातें कर रही थी। मैंने जितने फ़िक्रे तस्वीर के सामने अदा किए थे वह तमाम उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराई। यह हैरानी की बल्कि ना यकीन करने वाली बात है। मैं अपने कमरे में तस्वीर से बातें कर रही थी, कोई आसपास सुनने वाला नहीं था और वह लंदन में बैठा मेरी बातें सुन रहा था। अली उसके साथ खामोशी से चलता रहा। फ़िलहाल अपनी कोई राय पेश नहीं कर सकता था। उसे ऐसी गैर मामूली कुव्वत समात का यकीन नहीं था और वह बेयकीनी का इजहार करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी दुनिया जितनी तेज़ी से साइंसी और तिब्बी कामयाब तजुर्बात से गुजर रही है, उसके पेश नज़र एक नामुमकिन बात किसी वक्त भी मुमकिन हो जाती है। वो बोल रही थी, पाशा कहता है बात सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों की आवाज़ें हवा की लहरों के ज़रिए हम तक पहुँचती हैं। ये आवाज़ें तो एक बहरे तक भी पहुँचती हैं, लेकिन वह सुन नहीं पाता। असल कुव्वत सुनने की है। हमारे जिस्म में आवाज़ें सुनने का जो निज़ाम है उसमें ख़राबी हो तो आदमी कम सुनता है, और ख़राबी ना हो, यह समाती निज़ाम मुकम्मल हो तो वह हल्की सी हल्की आहट भी दूर से सुन लेता है। मेरे पाशा ने तजुर्बात के कई मराहल से गुजरकर समाती निज़ाम को ऐसा गैर मामूली बना दिया कि हज़ारों मील दूर की बात सुनने के लिए वो टेलीफोन के आले का मोहताज नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि आवाज़ चश्मे ज़दन में दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचती है? जब यह फ़िज़ा में गर्दिश करती है तो इसे गैर मामूली कुव्वत समात से सुना भी जा सकता है। उसकी बातों के दौरान सानी सोच के ज़रिए कह रही थी, मरियम एक सीधी सादी शरीफ औरत है, ये जो कह रही है दुरुस्त कह रही है। इसके चोर ख्यालात से फ़िलहाल यही मालूम हो रहा है कि ये ना तो हमारी दुश्मन है और ना ही दुश्मन के आलाकार है। अली ने कहा, बाज़ आलाकार खुद नहीं जानते कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाले के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं। मरियम भी नादानिस्तगी में किसी के आलाकार बन सकती है या बन चुकी है, ये तो आइंदा मालूम होगा, लेकिन जो मालूम हो चुका है वो दिलचस्पी से खाली नहीं। यूसुफ अल बुरहान उर्फ पाशा गैर मामूली कुव्वत बसारत और कुव्वत समात रखता है और ऐसी गैर मामूली सलाहियतें पैदा करने की दवाओं का फार्मूला जानता है। जिन लोगों ने उसे जजीरे में कैद किया है वो यकीनन उससे वो फार्मूला हासिल करना चाहते होंगे, लेकिन वो मरियम को उसे मिलने क्यों नहीं देते? मरियम के ख्यालात से पता चलता है कि दुश्मन इसके शौहर को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उसने फार्मूला नहीं बताया तो उसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा। वह चलते चलते रुक गया, फिर मरियम से बोला, हम कहाँ जा रहे हैं? रात कहीं गुजारनी होगी, क्या तुम मुझे अपने यहाँ पनाह दोगे? मेरा कोई घर नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारी तरह भटक रहा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? आया हूँ बहुत दूर से, जाना है बहुत दूर। इत्तफाक से हम दोनों का रास्ता एक है, मैं वाशिंगटन जाऊँगा, वहाँ से आगे तुम्हारा सफ़र जारी रहेगा। लेकिन पहले तुम्हें यकीन करना होगा कि पाशा वाकई जजीरे मार्क्यूसान में है। मुझे यकीन है वो उसी जजीरे में है, लेकिन वो तो हज़ारों मील दूर है। मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? दुश्मनों ने मुझे बेघर कर दिया है, मेरे पास 2 वक्त खाने की रकम नहीं, मैं इतना तवील सफ़र कैसे करूँगी? क्या पासपोर्ट है? हाँ, ये मेरे पर्स में है।
फिक्र न करो, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा रकम मिल जाएगी। ये $10,000 रखो और अपना पासपोर्ट दो। मैं कल की फ़्लाइट में तुम्हारे लिए एक सीट हासिल कर लूँगा। उसने $10,000 दिए और उसका पासपोर्ट लेकर उसे मशवरा दिया कि वो किसी होटल में आज की रात गुजारे। कल सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। वो उसे रुखसत करके फ्रांस के सफ़ीर के पास आया, उसके बंगले में रात गुजारी और उसके ज़रिए अपनी और मरियम की रवानगी का इंतज़ाम किया। चूँकि मरियम पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने अपना हुलिया थोड़ा सा तब्दील किया ताकि दुश्मन निगरानी कर रहे हों तो उसे मरियम के हमसफ़र की हैसियत से पहचान ना सकें।